सो हे गाइस, कैसे हो आप लोग और कैसी चल रही है आपकी तैयारी। दिस इज अभिषेक एंड वेलकम यू ऑल इन दिस ग्रेट लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो गाइस, पढ़ने के साथ साथ यार प्रैक्टिस करना ही बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो यार इसी प्रैक्टिस सेशन में मैं आपके लिए लेके आ गया हूँ वरदान सीरीज में एक नया वीडियो। तो यार एक नया वीडियो आ गया है, तो फटाफट से देख लो आज क्या लेके आया हूँ मैं आपके लिए। तो गाइज ये देख लो 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में केमिस्ट्री का क्वेश्चन आ गया है ना गाइज। केमिस्ट्री विच इज स्पेशली डिजाइन फॉर क्लास 11th एग्जामिनेशन। तो गाइज क्लास 11th एग्जामिनेशन के लिए जो भी आप बायो ग्रुप के हो या चाहे आप मैथ्स ग्रुप से जाना चाहते हो, है ना, दोनों में यार फिजिक्स और केमिस्ट्री तो आता ही है। तो यार मैं चाहता हूँ यार एक बार में आप लोग इस वीडियो को पूरा देख लेना बिना स्किप किए हुए, क्योंकि मैं इस वीडियो को बहुत तेजी से ले चलूंगा, फटाफट क्वेश्चन रखूंगा और बीच में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताता रहूंगा। तो स्किप मत करना और एकदम से मजा आ जाएगा, सच बता दे रहा हूँ एकदम से। तो यार सब्सक्राइब कर लो, फटाफट स्टार्ट करते हैं। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 1 ये आपके स्क्रीन के सामने, मैं आपके लिए क्वेश्चन फटाफट पढ़ देता हूँ, फिर ऑप्शन भी मैं आपके सामने रख देता हूँ। तो गाइस पूछा है ऑक्सीडेशन प्रोसेस में क्या इन्वॉल्व होता है ना, क्या इन्वॉल्व होता है। इन ऑप्शन पे देखो ऑक्सीडेशन प्रोसेस में क्या होता है एक्चुअली। देखो इनका आंसर जो है आप कमेंट में फटाफट अभी के अभी लिखते जाना। जब भी आप वीडियो देख रहे हो कमेंट में लिखते जाना। उससे फायदा क्या होगा कि आपको चीजें अभी के अभी याद हो जाएंगी और आपकी गलती का भी पता चल जाएगा कि आप 25 में से अभी कितना कर पा रहे हो, जैसा हर बार आप लोग करते हो। तो यार फटाफट कमेंट में लिखते जाओ इसका आंसर। मैं अब इसका आंसर फटाफट आपको दिखा देता हूँ। तो गाइस इसका करेक्ट आंसर है ए, यानी एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। जैसा कि यार ऑक्सीडेशन में क्या होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन तो होता ही है, इसके साथ भी बहुत कुछ होता है जिससे हम पता लगा सकते हैं कि ऑक्सीडेशन हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो चलो देख लेते हैं यार साथ में कि और क्या क्या चीज़ है। तो गाइज ये आपको दिख रहा है, चलो थोड़ा स्क्रीन से मैं हट जाता हूँ, फिर आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, है ना। तो देखो गाइज ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की अगर बात करें, है ना, 3 चीज़ें हैं, 3 कंडीशन है, 3 सिम्टम्स हैं। जैसे यार कोरोना का सिम्टम नहीं होता है, खांसी होना, बुखार होना और क्या होता है, सर्दी होता है, छींक आता है या फिर गला सूखता है, तो उसके सिम्टम है। उसी तरह इसका भी अपना सिम्टम होता है जिससे आप पता कर सकते हो कि हाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है कि रिडक्शन हो रहा है। अगर हम ऑक्सीजन ट्रांसफर की बात करें तो ऑक्सीडेशन में गेन ऑफ ऑक्सीजन होता है ना, और रिडक्शन में लॉस ऑफ ऑक्सीजन। अब भैया गेन मतलब क्या, जैसे प्रॉफिट आपको होगा, जैसे गेन मतलब क्या, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, है ना। लॉस मतलब क्या, रिमूवल होगा, है ना, वहां से निकल जाएगा। तो गाइज ये हो गया पहला आपका ऑक्सीजन ट्रांसफर के रिस्पेक्ट में। अगर हम बात करें हाइड्रोजन ट्रांसफर के रिस्पेक्ट में तो ऑक्सीडेशन में लॉस ऑफ हाइड्रोजन होता है ना, और रिडक्शन में गेन ऑफ हाइड्रोजन होता है। और देखो जो मैं बता रहा हूँ इस चीज को अभी के अभी याद करके, अगर नहीं पता था तो याद कर लेना इसी वीडियो के दौरान। तो गाइज अगर तीसरा चीज की बात करें इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के रिस्पेक्ट में, तो ऑक्सीडेशन में क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, और रिडक्शन में गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। तो यार ये 3 सिम्टम या 3 कंडीशन आप मान लो कि जिससे आप पता कर सकते हो किसी रिएक्शन में कि ऑक्सीडेशन हो रहा है या रिडक्शन हो रहा है। तो फटाफट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा आपके स्क्रीन के सामने। तो गाइस क्वेश्चन क्या है, व्हाट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड। अच्छा, जब आप वाटर में इलेक्ट्रिसिटी को पास करते हो, है ना, वाटर में इलेक्ट्रिसिटी को जब पास करोगे तो बताओ इनमें से ऑप्शन जो आपको दिख रहे हैं इनमें से कौन सा रिएक्शन होगा। आई होप इसका भी आंसर आपने लगा दिया होगा। इसका करेक्ट आंसर है गाइस, दिखाऊं, चलो दिखा देता हूँ। इसका करेक्ट आंसर है सी, डीकम्पोजिशन रिएक्शन होता है गाइस। हाँ, अब देखो डीकम्पोजिशन क्यों, देखो वाटर में जब इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे हो ना, वाटर बना किससे है, हाँ जी बिल्कुल सही, वाटर बना है हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से। जब इलेक्ट्रिसिटी उसमें पास करते हो ना तो वापस से उनको तोड़ देता है, फिर से वापस से हाइड्रोजन अलग होने लगता है, ऑक्सीजन अलग होने लगता है। आपने एक्सपेरिमेंट शायद देखा होगा, वो जो बीकर टेस्ट करते हैं ना, एक तरफ हाइड्रोजन बनता रहता है, एक तरफ ऑक्सीजन बनता है, जब वाटर में आप इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हो। तो गाइस इसका करेक्ट आंसर है डीकम्पोजिशन। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 3 ये आपके स्क्रीन के सामने, चैट में लिखते रहना फटाफट से गाइस, है ना, बिल्कुल भी देर मत करना। तो यार इसे एक प्रैक्टिस से समझो यार, लाइव प्रैक्टिस समझो, है ना, एकदम से फटाफट लिखते रहना चैट में इसका आंसर, ताकि आपको भी पता चले आप कितने पानी में हो अभी। तो गाइस ब्राइन क्या है, ब्राइन का मतलब आप क्या समझते हो, है ना, एक टर्म है ब्राइन। ऑप्शन आपके सामने दे देता हूँ। अरे वाह लंबे लंबे आ गए, हट जाता हूँ मैं थोड़ा पहले। तो गाइस मैं हट चुका हूँ, देखो यार मैंने, है ना, ब्राइन क्या है इनमें से। आई होप इसका भी आंसर आपने लगा दिया होगा। इसका करेक्ट आंसर है, ये देखो लंबा सा आ गया, सी इज द राइट आंसर। एक्वस सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, है ना। देखो NaCl यानी सोडियम क्लोराइड, आप नमक का घोल बना लो पानी में, वही को यार एक टर्म दे दिया गया है ब्राइन, है ना, उसी को ब्राइन बोलते हैं साइंस में। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा आपके स्क्रीन के सामने। बताओ भैया टोमेटो इज ए नेचुरल सोर्स ऑफ विच एसिड। टोमेटो कुल मिला के कहने का मतलब यह है कि टोमेटो में कौन सा एसिड पाया जाता है, बताओ फटाफट से। टमाटर भैया, टमाटर। तो गाइज आई होप इसका भी आंसर आपने देख लिया होगा, लगा लिया होगा। इसका करेक्ट आंसर दिखा देता हूँ। इसका करेक्ट आंसर है गाइज
डी, टोमेटो में यानी ऑक्सैलिक एसिड पाया जाता है। जी हाँ, टोमेटो में ऑक्सैलिक एसिड नहीं पता था तो इस चीज़ को जान लो, हो सकता है आपकी किताब में भी दिया हो। तो गाइस अच्छा, एसिटिक एसिड, देखो एसिटिक एसिड के बारे में भी हम थोड़ी देर बाद बात करेंगे। और साइट्रिक एसिड जो खट्टे चीज़ों में पाया जाता है, आप जानते ही हो, जैसे कि आपका लेमन हो गया, और टार्टैरिक एसिड जो हो गया आपका इमली में। हाँ, तो यार इमली को इंग्लिश में टैमरिंड बोलते हैं ना, तो टार्टैरिक एसिड जो होता है आपका टैमरिंड में पाया जाता है। तो यार चलो बढ़ते हैं फटाफट आगे। क्वेश्चन नंबर 5 ये रहा आपके स्क्रीन के सामने। तो गाइस विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ बेस, इनमें से बताओ कौन सा बेस नहीं है ना। ऑप्शन आपके सामने रख चुका हूं, देखो खटाखट। सो गाइस आई होप इसका भी आंसर आपने लगा दिया होगा। इसका करेक्ट आंसर आपको दिखा देता हूं। इसका करेक्ट आंसर है गाइस डी, यानी C2H5OH, है ना। ये एक बेस नहीं है। अच्छा ठीक है, आपने सोचा होगा कि OH तो दिख ही रहा है सब में, समझ नहीं आ रहा है भैया बेस तो सभी लग रहे थे। नहीं, देखो जो आपको डी ऑप्शन दिख रहा है इसको इथेनॉल बोलते हैं, है ना। तो यार जो इथेनॉल होता है ना, ये एकदम से मतलब पूरा न्यूट्रल ही होता है। आप इसका pH देखना करीबन 7 के करीब होता है, एकदम से करीब 7 के। तो गाइज इस वजह से ये बेस में कंसिडर नहीं किया जा रहा है। तो गाइज बढ़ते हैं, आई होप इसका आंसर आपको समझ में आ गया। इथेनॉल। क्वेश्चन नंबर 6 ईयर आपके स्क्रीन सामने, एक सेल इज मेड अप ऑफ, है ना। बताओ एक सेल किसका बना होता है। ऑप्शन आपके सामने रख देता हूँ। तो गाइज आई होप इसका भी आंसर आपने लगा दिया होगा। देखो फटाफट आंसर लिखते जाना आपने। तो गाइज इसका करेक्ट आंसर है ए, है ना, CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट इज द राइट आंसर। जो आप एक का सेल देखते हो ना, जो सफ़ेद सफ़ेद, मतलब देखा तो होगा ही यार, वो सफ़ेद सफ़ेद उसका बना होता है कवरिंग, आउटर कवरिंग, वो तो यार कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। आई होप आप समझ गए होगे। बढ़ते हैं आगे फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 7 ये आपके स्क्रीन के सामने, एग्जाम्पल ऑफ एन एम्फोटरिक ऑक्साइड। इनमें से जो ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, इनमें से बताओ कौन सा एग्जाम्पल है किसका, एम्फोटरिक ऑक्साइड का। आई होप आपने सुना होगा कि एम्फोटरिक ऑक्साइड क्या होते हैं, एम्फोटरिक, है ना। तो गाइस बताओ फटाफट से, अगर सुने होगे तो जरूर लगा दोगे। तो इसका आंसर मैं आपको दिखा देता हूँ। सो स्टूडेंट्स का करेक्ट आंसर है Al2O3, है ना, यानी कि एल्युमिनियम ऑक्साइड। अब देखो एम्फोटरिक ऑक्साइड क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि जब आप देखो एम्फोटरिक ऑक्साइड वो होते हैं जिनको एसिड में मिलाओ या बेस में मिलाओ, दोनों में एक ही चीज फॉर्म करेंगे, पता है क्या, सॉल्ट एंड वाटर। बस यही परिभाषा है एम्फोटरिक ऑक्साइड की। कहने का मतलब क्या है, तो गाइस क्या पढ़ा होगा अपने साइंस में, जब एसिड और बेस मिलाते हो तो क्या बनता है, सॉल्ट और वाटर ही तो बनता है। तो भैया ये क्या है, एम्फोटरिक ऑक्साइड क्या चीज़ है, मतलब कि या एसिड है कि बेस है या दोनों है। हाँ ये दोनों में, तो यार दोनों की तरह रिएक्ट करता है। जैसे कि अगर आप एसिड ले लियो, उसमें एम्फोटरिक ऑक्साइड डाल दिए तो उसके साथ बेस की तरह काम कर गया, सॉल्ट एंड वाटर फॉर्म कर गया। अगर आप एक बेस लियो, उसमें एम्फोटरिक ऑक्साइड डाल दिए, एसिड की तरह काम कर गया, सॉल्ट एंड वाटर फॉर्म कर गया। तो कहने का मतलब है इनका नेचर दोनों होता है ना, एसिडिक भी होता है, बेसिक भी होता है। ये अलग अलग तरीके से रिएक्ट करके सॉल्ट एंड वाटर फॉर्म कर लेते हैं, एसिड के साथ भी और बेस के साथ भी। तो गाइस जिंक ऑक्साइड हो गया आपका, एल्युमिनियम ऑक्साइड हो गया, ये सब एग्जाम्पल है किसके, एम्फोटरिक ऑक्साइड के। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 8 ये आपके स्क्रीन के सामने गाइस, कविता पूरी लिखी हुई है, मैं ना हट जाता हूँ थोड़ा सा, आप लोग ये कविता पढ़ लो। हाँ भैया स्क्रीन पे जो आपको दिख रहा है। तो बताओ एलॉयज आर होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ अ मेटल, एलॉयज आर होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ अ मेटल विथ मेटल और नॉन मेटल। अच्छी बात है भैया। तो एलॉय की परिभाषा लिखी गई, ठीक है। जब पूछा है कि विच अमंग द फॉलोइंग अलॉयज कंटेन नॉन मेटल। अच्छा इनमें से जो ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, बताओ इनमें से कौन, ये चारों एलॉय है ना जो ऑप्शन में आपको दिख रहे हैं, बताओ इनमें से कौन है जो एक नॉन मेटल से बना हुआ है। इनका जो कॉन्स्टिट्यूएंट है गाइस उनमें से एक नॉन मेटल है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन, फटाफट लगाओ। तो गाइस इसका करेक्ट आंसर है डी, स्टील, है ना। अब देखो इधर देखो, स्टील में क्या होता है गाइस कि आयरन के साथ साथ कार्बन, आयरन के साथ साथ कार्बन भी होता है ना। तो कार्बन क्या है भाई, नॉन मेटल है यार, तो कुछ परसेंट जो होता है कार्बन भी होता है। इस वजह से यार इसमें एक नॉन मेटल है जो कि कार्बन आपका है। तो गाइस मैं चाहता हूँ यार जो ऊपर के 3 एलॉय आपको लिखे हुए हैं, ब्रास, ब्रोंज और एमेलगम, उसका भी कमेंट में देखता हूँ किसको किसको पता है वो किन चीज़ों से बना हुआ है, उसको लिख देना, है ना। ब्रास, ब्रोंज, एमेलगम, आपको क्या पता है ये एलॉय किस चीज़ों से बने हुए हैं, तो आप कमेंट में जरूर लिख देना फटाफट, अभी कभी वीडियो पॉज करके। तो गाइस मैं बढ़ता हूँ अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 ये आपके स्क्रीन के सामने, एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ विथ pH = 1। अच्छा पूछा क्या है, ऑप्शन देख लेते हैं। अच्छा नेचर पूछे भैया, नेचर, pH जिसका 1 होगा ऐसे सोल्यूशन का नेचर क्या होगा, बताओ। ऐसे एक्वस सोल्यूशन का नेचर क्या होगा जिसका pH की वैल्यू 1 है।
तो गाइस इसका करेक्ट आंसर है ए, स्ट्रांगली एसिडिक, है ना, वो बहुत ही स्ट्रांगली एसिडिक होगा। आपको ये जान के मैं एग्जांपल आपको दे देता हूँ, बहुत हैरानी भी होगी जान के अगर मतलब नहीं पता होगा तो। जैसे कि आपका जो गैस्ट्रिक जूस होता है ना, जो आपके पेट में जूस होता है जो खाने को पचाता है, उसका पता है पीएच आपको कितना होता है? 1 से लेकर 2 के बीच में होता है। पता है आपको कितना खतरनाक एसिडिक चीज़ है वो? अगर आपके हाथ में मैं गिरा दूँ ना, आपकी स्किन उधेड़ सकता है, इतनी खतरनाक। तो भैया हमारे पेट में फिर कैसे है हो, मतलब हमारे शरीर में कैसे एग्जिस्ट कर रही है? तो देखो गाइज, हमारे पेट के मतलब हमारे स्टमक के चारों तरफ से ऐसे लगा हुआ क्या, म्यूकस लगा हुआ है ना। तो गाइज म्यूकस होता है एक डिफेंस वॉल क्रिएट करता है, जो कि इन एसिड से हमारे स्किन को बचाता है, हमारे स्टमक की स्किन को बचाता है, जलने से बचाता है। सो गाइज आप लोग समझ गए होंगे, pH 1 एसिडिक होता है, 7 पे न्यूट्रल होता है और 14 तक जाते जाते बेस बन जाता है ना, खतरनाक बेस बन जाता है। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 10 ये आपके स्क्रीन के सामने। द नंबर ऑफ आइसोमर्स ऑफ पेंटेन, बताओ पेंटेन के कितने आइसोमर होते हैं? ऑप्शन देख लो, खटाखट लगाओ फटाफट। गाइस आई होप इसका भी आंसर आपने दे दिया होगा। इसका करेक्ट आंसर है बी। हाँ, जिन्होंने 3 लिखा है बहुत सही जवाब है। 5 नहीं होता भैया, पेंटेन का नाम सुनते 5 मार दी नहीं। देखो क्या होता है, अच्छा देखना चाहते हो लो दिखा देता हूँ भाई, मैं लेके आ गया हूँ आपके लिए इस बार, है ना, बढ़िया से एकदम। तो गाइस देखो 3 चीज़ है। देखो आइसोमर मतलब क्या है? पेंटेन तो आपको अगर कह दीजिए मैं आप पेंटेन बनाओ, है ना, तो आप पहला वाला जो आप फिगर दिख रहा है एन पेंटेन जो लिखा है वो आप बना दोगे फटाक से। एन पेंटेन मतलब नॉर्मल पेंटेन कि 5 तो कार्बन आप जोड़ दोगे, उसके किनारे किनारे हाइड्रोजन चिपका दोगे, बन गया आपका पेंटेन। लेकिन उसको इन 2 और तरीके हैं जिनको आप बना सकते हो, है ना। तो यार 2 और तरीके से आप पेंटेन को रिप्रेजेंट कर सकते हो। देखो नियो पेंटेन और आइसो पेंटेन के फॉर्म में। तो गाइस टोटल कितने फॉर्म हो गए स्ट्रक्चर? 3 डिफरेंट स्ट्रक्चर बना सकते हो आप पेंटेन के। तो गाइस आई होप आप समझ गए होंगे। बढ़ते हैं आगे फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 11 ये आपकी स्क्रीन के सामने। अ सब्सटेंस एडेड टू फूड कंटेनिंग फैट्स एंड ऑयल्स, बताओ कौन सा सब्सटेंस डाला जाता है, किस तरीके का सब्सटेंस ऐसे फूड में जिनमें फैट्स और ऑयल्स होते हैं? तो ऑप्शन आपके सामने आ चुका है गाइस, लगाओ फटाफट। सो गाइस आई होप इसका भी आंसर आपने लगा दिया होगा। इसका करेक्ट आंसर मैं आपको दिखा देता हूँ, डी यानी एंटीऑक्सीडेंट, है ना, एंटीऑक्सीडेंट ऐड करते हैं। अच्छा कहाँ देखे होगे, जैसे कि आपका जो चिप्स आता है, कुरकुरे आता है, जो पैकेट बंद मटेरियल्स आते हैं ना, तो उनके अंदर एंटीऑक्सीडेंट डाले जाते हैं। क्यों डाले जाते हैं भैया? देखो ऑक्सीजन के अगर आ गया ना प्रभाव में, अगर ऑक्सीजन के चपेट में आ गया ना भाई, तब तो वो बासी बन जाएगा खाना कुछ देर बाद, है ना, कुछ देर बाद वो गंदा हो जाएगा। जैसे कि कुछ देर बाद वो खाना खराब हो जाएगा। जैसे कि अगर आप रात का खाना रख दो या कुछ थोड़ा टाइम तक रख दो कोई चीज़, तो देखते हो सुबह तक वो चीज़ बासी होने लगती है ना। तो गाइस बासी होना का मतलब होता है रेंसिड, है ना, जो आपको ऑप्शन नंबर बी दिख रहा है, रेंसिड को बासी होना बोलते हैं। तो गाइस इसमें एंटीऑक्सीडेंट डाल देते हैं ताकि ऑक्सीजन के प्रभाव में ना आए, है ना, ऑक्सीजन के इन्फ्लुएंस में ना आए वो चीज़ खराब ना हो। तो देखते हो आप पैकेट बंद चीज़ यार कितने दिनों तक वैसे ही पड़ी होती है, लोग खरीदते हैं फिर खाते हैं, मजे लेते हैं। तो गाइस बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। ये रहा स्क्रीन के सामने, लगाते जाना है ना, देखता हूँ 25 में से कितना सबसे ज़्यादा आप लोग सही कर पाते हो। तो गाइस इथेनॉल ऑन कंप्लीट ऑक्सीडेशन, अच्छा गिव्स, बताओ इथेनॉल का कंप्लीट ऑक्सीडेशन करेंगे तो क्या देगा? ऑप्शन आपके सामने रख दिया हूँ, फटाफट देखो। आई होप इसका भी आंसर आपने लगा दिया होगा। इसका करेक्ट आंसर है गाइस, दिखाऊं तो चलो दिखा देता हूँ। जहाँ तेज लगे पॉज कर लेना, है ना, स्किप करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं बहुत तेज़ी से ही लेके चल रहा हूँ। तो गाइस इसका करेक्ट आंसर है बी, CO2 एंड वाटर, है ना। इथेनॉल का जब आप कंप्लीट ऑक्सीडेशन कर दोगे, इथेनॉल क्या है, C2H5OH, जब इसको ऑक्सीडेशन कर दोगे तो इसमें गाइस वाटर और CO2 फॉर्म हो जाएगा और साथ में बहुत ज़्यादा हीट भी बाहर निकलेगी। तो गाइस बढ़ते हैं आगे फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 13 ये रहा स्क्रीन के सामने। विनेगर बताओ किस तरीके का सोल्यूशन है? ऑप्शन आपके सामने आ चुके हैं लंबे लंबे, बताओ। तो गाइस आई होप इसका भी आंसर आपने दे दिया होगा। इसका करेक्ट आंसर मैं आपको दिखा देता हूँ, सी इज द राइट आंसर। 5 से 8% एसिटिक एसिड इन वाटर, है ना, 5 से 8% केवल एसिटिक एसिड मिला दो वाटर में, आपका सिरका तैयार हो जाएगा गाइस, है ना, विनेगर आपका तैयार हो जाएगा। तो इसीलिए मैं बोला था ना, मैं एसिटिक एसिड थोड़ा बाद में डिस्कस करता हूँ। तो देख लो विनेगर में आपका एसिटिक एसिड होता है, एग्जाम्पल भी आपको याद आ गया होगा। तो बढ़ते हैं आगे फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 14 ये रहा स्क्रीन सामने। सबसे ज़्यादा, है ना, सबसे ज़्यादा बताओ इनमें से जो एलिमेंट आपको ऑप्शन में दिख रहे हैं, कौन सबसे ज़्यादा यूनिवर्स में पाया जाने वाला सबसे ज़्यादा एलिमेंट है? आई होप इसका भी आंसर आप जानते होगे। इसका करेक्ट आंसर मैं आपको दिखा देता हूँ। फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है ना, पूछ लिया जाता है। तो क्वेश्चन का आंसर है गाइस ए, हाइड्रोजन। लगभग 90% चीज़ें हाइड्रोजन से बनी हुई है ना, इनके कंपोजिशन में हाइड्रोजन होता है। तो गाइस बढ़ते आगे फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 15 ये आपके स्क्रीन के सामने।
सोल्युबिलिटी ऑफ अल्कोहल इन वाटर ड्यू टू, बताओ अल्कोहल में वाटर की सोल्युबिलिटी किसके कारण होती है इन ऑप्शन में से जो दिख रहा है ना। मिक्स तो हो जाता है, जैसे कि होता है ना पैक वैक लगाते हैं लोग तो डायरेक्ट बॉटल से लगाने लगते हैं अल्कोहल। तो कुछ लोग होते हैं भाई जिनको चढ़ जाता है तो भाई वो थोड़ा पानी मिला मिला के पीते हैं। तो पानी मिल ही क्यों जाता है अल्कोहल में, इसका कारण पूछा है। आई होप इसका आंसर भी आपने लगा दिया होगा। इसका करेक्ट आंसर है गाइस डी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण, है ना। पानी के मॉलिक्यूल के साथ साथ जो अल्कोहल के मॉलिक्यूल होते हैं आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग करके मस्त चिपक जाते हैं और सॉल्युबल हो जाते हैं। तो गाइस बढ़ते खटाखट क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। सोडियम हाइड्रोक्साइड टर्म्स फिनोप्थेलिन। तो बताओ गाइज, अगर फिनोप्थेलिन सोल्यूशन में अगर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड को डाल दें तो बताओ फिनोप्थेलिन का कलर किस तरीके का हो जाएगा। क्या वो कलरलेस ही रहेगा या येलो हो जाएगा या पिंक हो जाएगा, ऑरेंज हो जाएगा, बताओ फटाफट से। तो गाइज इसका करेक्ट आंसर है पिंक, है ना। इसका करेक्ट आंसर है पिंक। देखना चाहते हो कैसा दिखता है, लो दिखा देता हूँ भाई। देखो ये जो आपको दिख रहा है ना यहाँ पे एसिड, देखो जब एसिड डाल रहे हो तो कलर तो कलरलेस ही है। फिनोप्थेलिन का कलर ही क्या होता है, कुछ नहीं, पानी की तरह दिख रहा है। लेकिन जब अल्काली यानी कि ऐसे बेस जो वाटर में सॉल्युबल होते हैं, जब स्ट्रॉन्ग, जैसे कि आप जानते हो यार NaOH है ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड एक स्ट्रॉन्ग बेस होता है, उसको यार अगर आप इसमें डाल दोगे तो फिर देखो ये पिंक ऐसा कलर हो जाएगा, है ना। बढ़ते हैं आगे, आई होप आपको दिख रहा होगा ये चीज़। क्वेश्चन नंबर 17 ये आपके स्क्रीन के सामने। अ सोप मॉलिक्यूल, हाँ साबुन, है ना, उसके मॉलिक्यूल की बात की जा रही है। तो बताओ उसके बारे में कुछ पूछ रहा है, इन ऑप्शन को देखो फिर अपने आंसर भी रखो। मैं हट जाता हूँ स्क्रीन के सामने, पढ़ लो फटाफट। सो गाइज आई होप इसका भी आंसर आपने चपका दिया होगा। इसका करेक्ट आंसर मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखो आ गया डी वाला चमक के। अच्छा, हाइड्रोफिलिक हेड एंड हाइड्रोफोबिक टेल, क्या है मतलब भैया, पढ़े हो क्या साइंस में, है ना। साइंस में आपको क्लास 10th में शायद ये दिया होगा, और दिया ही होगा, मेरे को लग रहा है ऐसा। साइंस की किताब आपने देखी होगी तो उसमें दिया होगा यार, मिसल फॉर्मेशन, वो एक टॉपिक है ना सोप एंड डिटर्जेंट का। तो गाइज देखो उसमें क्या होता है, आपको मॉलिक्यूल पहले दिखा देता हूँ फिर आपको समझाता हूँ बड़े मज़ेदार तरीके से। तो गाइज ये देखो आपके सामने आ चुका है, जो पहला आपको फिगर दिख रहा है ना, कुछ ऐसा दिखता है सोप का मॉलिक्यूल, है ना। एक साबुन का एक जो मॉलिक्यूल होता है कुछ ऐसा ही दिखता है। जो आपको गोला गोला दिख रहा है COONA+ का आयन, वो गाइज होता है वाटर सॉल्यूबल होता है ना। वाटर सॉल्यूबल मतलब हाइड्रोफिलिक, हाइड्रो मतलब क्या वाटर, और फिलिक मतलब लव या अट्रैक्शन। तो गाइज जो पहला आपको गोला वाला पार्ट दिख रहा है इसी को हेड पार्ट बोलते हैं। तो ये वाटर में सॉल्यूबल होता है, और जो आपको लंबी सी टेल दिख रही है ना कांटेदार, वो ऑयल सॉल्यूबल होता है ना। उसको हाइड्रोफोबिक बोलते हैं। हाइड्रोफोबिक मतलब वाटर, हाइड्रो मतलब वाटर हो गया, और फोबिक मतलब फोबिया, मतलब किसी से डरना है, किसी से डर होना किसी के प्रति। तो गाइज ये उनसे दूर भागेगा वाटर से, तो इसी के लिए इसे हाइड्रोफोबिक बोला गया है। अब एक्चुअली में देखो होता क्या है कि जैसे कि आपका कोई कपड़ा हो गया है ना, मतलब कपड़े में आपको डर्ट लग जाती है, ग्रीस लग जाती है, या फिर कोई तरह का ऑयल लग जाता है, तो हम क्या करते हैं, साबुन लगे घिसने चालू कर देते हैं भैया, घिस देते। तो होता क्या एक्चुअली में, देखो जो साबुन का मॉलिक्यूल है, ये टेल दिख रही है, वो क्या वो ऑयल की तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे फटाफट। तो गाइज वो ऑयल की तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे और कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर, राउंड टाइप का स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेंगे। सारे जो टेल होंगे गाइज वो डर्ट से ऐसे हाथ मिला लेंगे फटाफट, है ना। गंदगियों से हाथ मिला तो गाइज जो डर्ट होंगे इसके अंदर उससे उसके हाथ मिला लेंगे, क्योंकि भैया उनसे अट्रैक्शन है उनका, और सब उनको घेर लेंगे फटाफट। जैसे आपको ये फिगर में दिख रहा है गोला गोला, जैसे कि देखो इधर देखो ये कपड़ा आपको दिख रहा है। तो गाइस इस कपड़े को चलो धोते हैं ना, माल ऊपर से नल चालू कर दिए, है ना, यहाँ से नल चालू कर दिए। अब इसके ऊपर पानी गिर रहा है। अब एक्चुअली में होगा क्या, जब हम इस कपड़े को पानी में ऐसे करते हैं तो जो पानी नीचे गिर रहा है एक्चुअली हो क्या रहा है, जो इसका टेल है वो देखो भाई, जो हाइड्रोफिलिक पार्ट है यानी जो हेड पार्ट है वो तो पानी के साथ बहना चाहेगा। क्यों, क्योंकि उसे पानी के साथ तो लव है, वो तुरंत पानी के साथ, पानी ऊपर से नीचे गिर रहा है वो भी भैया बहना चाहेगा। लेकिन एक्चुअली में हो क्या रहा है कि जब पानी बहना चाह रहा है तो ऊपर से उसकी टेल भी है जो उस ऑयल को पकड़े हुए है ना, तो क्या होता है साथ में लेके से निकल जाता है नीचे, है ना। समझ रहे हो क्या आप, ये जो है पानी के साथ बहना चाह रहा है और ये वो पार्ट है जो ऑयल को पकड़े हुए है, लेकिन ये दोनों आपस में ही तो कनेक्टेड है, हेड और टेल। तो क्या होता है इसी के साथ साथ पानी भी निकल जाता है और वो उसको खींच के निकाल भी देता है बाहर डर्ट्स को। आई होप आप पूरी प्रोसेस समझ गए होंगे। तो बढ़ते हैं आगे फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 18 ये रहा आपके स्क्रीन के सामने। टूथ इनेमल इज मेड अप ऑफ, बताओ जो टूथ इनेमल होता है, दांत का इनेमल पार्ट होता है, वो किसका बना होता है।
तो गाइस ये रहे ऑप्शन, लगाओ खटाखट। तो गाइस इसका करेक्ट आंसर मैं आपको दिखा देता हूँ, ए कैल्शियम फॉस्फेट इज द राइट आंसर, है ना। नहीं भैया, कैल्शियम कार्बोनेट नहीं होगा। हर चीज़ को यार जो आपको सफ़ेद दिखे थोड़ी ना कैल्शियम कार्बोनेट लगा दो। हाँ मानते हैं एक सेल आपका जो था वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना था, लेकिन ये कैल्शियम और फॉस्फेट आयन से बना होता है आपका टूथ इनेमल। ये आपको जान के भी हैरानी होगी कि ये वन ऑफ द अपने बॉडी में यार सबसे ज़्यादा हार्डेस्ट अगर सबस्टेंस कोई चीज़ पूछा जाए तो यार गाइस टूथ इनेमल होता है। अब भाई मुझे तो इसके बात पे शक है ना, पता नहीं हार्डेस्ट होता है कि नहीं, क्योंकि बचपन में यार देखो मेरा तो दांत ही टूट गया है आधा पूरा, आधे पर से यार दांत टूट गया। ऐसे पकड़म पकड़ाई खेल रहे थे, पता नहीं सामने वाले की कोहनी से लग गया या फिर उसके सर से टकरा गया। मतलब आप सोच सकते हो एक दांत जो है वो 2 से डिवाइड हो गया, मतलब कि आधा ही टूट गया पूरा। तो पता नहीं ये कितना सही है कि ये हार्डेस्ट, ऐसा साइंस में है यार, आप सर्च करोगे तो यही इसका आंसर आएगा, हार्डेस्ट सब्सटेंस इन आवर बॉडी दैट इज टूथ इनेमल। तो बढ़ते हैं आगे फटाफट से, कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है गाइस, समझ जाना। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 19 ये रहा आपके स्क्रीन के सामने, निटल स्ट्रिंग, है ना, निटल स्टिंग इज अ नेचुरल सोर्स। अच्छा इसमें फिर वही पूछा जैसे टोमेटो में आपने बताया था ना कौन सा एसिड होता है, इसमें बता दो निटल स्टिंग में कौन सा एसिड होता है। आई होप समझ रहे होगे क्वेश्चन को। तो ऑप्शन दिखा देता हूँ फटाफट से, ये रहा ऑप्शन, 4 ऑप्शन, लगाओ फटाफट। सो गाइस आई होप इसका भी आंसर आपने लगा दिया होगा। इसका करेक्ट आंसर मैं आपको दिखा देता हूँ, फॉर्मिक एसिड, है ना। ए आंसर इज द राइट आंसर, फॉर्मिक एसिड। अब भैया चलो इसके बारे में कुछ बात कर लेते हैं, नेटल स्टिंग क्या है। कई लोगों ने पहली बार लग रहा है सुना है, देखा भी नहीं होगा, कुछ कीड़ा उड़ा है क्या? नहीं, कीड़ा नहीं है। देखो क्या है, ये जो आपको दिख रहा है ना, ये जो पौधा आपको दिख रहा है बगल में, तो गाइज जो आपको लेफ्ट साइड में पौधा दिख रहा है ना, लेफ्ट साइड में वो वाला गाइज उसको निटल स्टिंग बोलते हैं, उसको गाइज निटल नाम देते हैं ना, उसका ही नाम निटल है। इसमें देखो आपको छोटे छोटे कांटे दिख रहे होंगे, मतलब धारदार है, इसकी लीफ भी कितनी धारदार है। तो गाइज इसमें फॉर्मिक एसिड होता है। अगर जब जंगल झाड़ियों में या गाँव में आपने देखा ही होगा, जैसे चलते चलते क्या होता है, अगर पैर वैर में ये पैर वैर में घिस जाए या फिर चुभ जाए ना, तो एकदम से जलन पैदा कर देते हैं, फिर खुजलाहट होने लगती है और फिर उसके बाद ये लाल होने जाता है ना, वहाँ पे स्वेलिंग होने लगेगी। तो देखो ये नेचर में ही पाया जाता है, लेकिन हम जैसा कि जानते हैं अगर हम प्रकृति हमें कष्ट देती है तो उसका निवारण भी उसी के पास होता है। तो देखो, तो गाइस जो आपको बगल में दिख रहा है ना, जो पालक की तरह आपको लग रहा है राइट साइड में, इसका नाम है डॉग प्लांट, है ना। डॉग नहीं, DOG वाला नहीं, DOCK। तो यहाँ पे लिखा हुआ है जो ऊपर है ना, DOCK, डॉग लीफ इसका नाम है। तो गाइस अगर आपको ऐसा कभी हो जाए ना, इसके पौधे से खतरा, मतलब इस पौधे से अगर आपको कोई इन्फेक्शन हो जाए तुरंत, तो आप क्या करो, तुरंत डॉग लीफ को ढूंढो जो इसके आसपास ही मिलेगा, है ना। ये तुरंत आप इसका लीफ ले लो, ऐसे से रगड़ के जहाँ पे लगी वहाँ पे लगा लो, बस कुछ मिनटों में आपका दर्द एकदम से गायब होने लगेगा। तो गाइस यही इसका तरीका होता है, जंगल झाड़ियों में ऐसा आपको देखने को मिल जाता है। तो गाइस बढ़ते हैं आगे, आई होप आप समझ गए होंगे कि निटल स्टिंग में फॉर्मिक एसिड होता है। बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 20 ये आपकी स्क्रीन सामने, करेक्ट IUPAC नेम लिखना है गाइस, है ना। इसका नाम लिखो, जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है इसका नाम लिख दो, सही नाम। ऑप्शन दे दिया हूँ, देखता हूँ कितने लोग सही कर पाते हैं। तो गाइस आई होप इसका भी आंसर आपने लगा दिया होगा। इसका करेक्ट आंसर है गाइस B, 2,2 डाई मिथाइल ब्यूटेन इज द राइट आंसर। कैसे भैया, चलो थोड़ा बता दो। मालूम हमको पता है मैक्सिमम लोग कर लिए होंगे, लेकिन फिर भी देख लो। देखो नेमिंग कैसे करते हैं, नाम कैसे लिखते हैं। मैक्सिमम जो लंबी चेन है ना, जो लंबी चेन पहले उसे पकड़ो। अब लंबी चेन कितना दिख रहा है आपको, कहीं से भी पकड़ना चालू करोगे भैया 4 ही चेन आपको दिखेगी कार्बन की, है ना। कहीं से भी पकड़ लो, चार चेन आप एक साथ पकड़ सकते हो, ठीक है। चलो 4 चेन पकड़ लिए, लेकिन भैया ये तो राइट साइड से भी पकड़ सकते हैं ना, 1 2 3 4 करके। नहीं, जिधर साइड ब्रांचिंग ज़्यादा आपको दिखे उधर साइड से स्टार्ट करो। चलो ठीक है, चलो लेफ्ट साइड से स्टार्ट करते हैं। फिर 1 2 3 4 कर दिए। अब 2 नंबर पे आप देख रहे हो यार 2 मिथाइल ग्रुप जुड़े हुए हैं, है ना। 2 मिथाइल ग्रुप, एक ऊपर CH3 एक नीचे CH3, तो यार डाई मिथाइल तो हो गया। और 2 नंबर पे थे, इसलिए 2,2 डाई मिथाइल ब्यूटेन इसका नाम होगा। आई होप आप समझ गए होंगे। बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 21 ये आपके स्क्रीन के सामने। अच्छा, एक रिएक्शन आपको दिख रही गाइस, बताओ गाइस इनमें से कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हुआ है, जो आपको एक रिएक्शन दिख रही है ऊपर, है ना। तो गाइस ऑप्शन दे देता हूँ आपके स्क्रीन के सामने, इसका आंसर लगाओ गाइस फटाफट से। सो गाइस इसका करेक्ट आंसर है, इसका करेक्ट आंसर मैं आपको दिखा देता हूँ, B, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, है ना। HCl इज द राइट आंसर। अब कैसे भैया ये भी बता दो। देखो पहली बात तो देखो ऑक्सीडेशन का मतलब भी मैं आपको बता चुका हूँ, उसके सिम्टम्स आपको दिखा चुका हूँ। तो इसमें क्या दिख रहा है, ऑक्सीडेशन, अगर कहीं अगर ऑक्सीजन ऐड हो जाए, देख रहे हो एक तरफ यार HCl था, फिर बाद में क्या बन गया, H2O बन गया है। मतलब एक तरफ तो यार ऑक्सीजन था ही नहीं इसमें, है ना। Cl रिमूव हुआ, ऑक्सीजन ऐड हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया इसका।
और अगर आपको रिडक्शन पूछे तो भी आप बता सकते हैं देख के, यार बहुत ईजी सवाल था, बहुत दिमाग नहीं लगाना है। जैसे रिडक्शन किसका हो रहा है, तो गाइज आप देख रहे हो कि यहाँ पे मैग्नीज ऑक्साइड में MnO2 में ऑक्सीजन था, इधर साइड गया तो क्या बन गया MnCl2, इसमें से ऑक्सीजन ही गायब हो गया। सोच लो, तो यार ये तो सीधा इसका रिडक्शन हो गया मैग्नीज का, है ना। तो ऑक्सीडेशन किसका होगा HCl का, और रिडक्शन किसका होगा MnO2 का। आई होप आप समझ गए होंगे। हाँ, साथ में भी बता देना इनमें से कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट है। अभी कमेंट में फटाफट बताते जाना, मैं बढ़ता हूँ आगे। क्वेश्चन नंबर 22 ये आपके स्क्रीन के सामने। इनमें से बताओ कौन सा प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन। ऑप्शन आपके सामने रख देता हूँ। सो गाइस इसका करेक्ट आंसर मैं आपको दिखा देता हूँ। आई होप आपने लगा दिया होगा। इसका करेक्ट आंसर गाइस ए, डायमंड इज द राइट आंसर, है ना। डायमंड जो होता है सबसे ज़्यादा, मतलब कार्बन का सबसे वन ऑफ द प्योरेस्ट फॉर्म होता है। अगर डायमंड ऑप्शन में नहीं होता तब हम बढ़ते सी ऑप्शन की तरफ, फ्लोरीन, है ना, बकमिंस्टर फ्लोरीन, जो C60 होता है, कार्बन के 60 कार्बन से मिल के बना होता है। अभी फिलहाल डायमंड है तो डायमंड बॉस है ना कार्बन का, तो वही इसका आंसर है। प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन याद रखना डायमंड होता है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 ये रहा। बताओ गाइज मैग्नीशियम रिबन को रब क्यों किया जाता है, जलाने से पहले, है ना, रब क्यों किया जाता है। आई होप इसका आंसर आप जानते होगे, ऑप्शन रख देता हूँ आपके हेल्प के लिए। सो गाइस इसका करेक्ट आंसर मैं आपको दिखा देता हूँ। करेक्ट आंसर है बी, बेसिक मैग्नीशियम ऑक्साइड, है ना, इसकी कोटिंग हो जाती है। देखो एक्चुअली होता क्या है, मैग्नीशियम रिबन जब रखा होता है ना कहीं बाहर, तो और ऑक्सीजन के प्रभाव में उसके ऊपर एक लेयर जमने लगती है ना, मैग्नीशियम ऑक्साइड की, तो उसके ऊपर एक लेयर जमने लगती है। अब जलाना है भाई तो लेयर को हटाना भी तो पड़ेगा, तब न जलेगा। तो उसी लेयर को हम लोग क्या होते हैं, घिस के हटा देते हैं थोड़ा सा, फिर जला देते हैं मस्त लाइटर के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 24 ये रहा। सेल्फ लिंकेज प्रॉपर्टी, यानी जो कैटनेशन को तो बोलते हैं सेल्फ लिंकेज प्रॉपर्टी, मैक्सिमम इन किस में सबसे ज़्यादा होती है। ऑप्शन दे चुका हूँ स्क्रीन के सामने, ये रहा। सो गाइस इसका करेक्ट आंसर मैं आपको दिखा देता हूँ। इसका करेक्ट आंसर है ए, है ना, कार्बन इज द राइट आंसर। अब कैसे भैया, देखो कार्बन जो होता है यार टेट्रावैलेंट होता है ना, मतलब इसके 4 हाथ होते हैं। सर ये मैक्सिमम क्यों है इसके अंदर, देखो जैसा कि आपने देखा होगा कि जो कोई भी बड़ा स्टार हो गया या कोई भी आर्टिस्ट हो गया, नेता वेता हो गया ना, उनके किनारे बॉडीगार्ड्स लगे होते हैं जब वो पब्लिक एरिया में निकलते हैं, तो सब यार एक दूसरे के ऐसे हाथ बांध के ऐसे घेरे रहते हैं ना, ताकि कोई पब्लिक वाला उसके बीच में ना जाए। ऐसा चलते रहते हैं, वो भी बीच में चलता रहता है, स्टार भी। तो असल एक्चुअली हो क्या रहा है, क्यों वो बॉडीगार्ड्स लगते हैं, क्यों नॉर्मल इंसान नहीं लग जाता है ऐसे हाथ करके, क्योंकि पता है बॉडीगार्ड्स के यार हाथ मजबूत होते हैं ना, उनके अंदर बॉन्डिंग एनर्जी ज़्यादा है, तो उनके हाथ को तोड़ नहीं पाएगा जल्दी से। इस वजह से वो एक दूसरे के हाथ बांध के एक सर्कल क्रिएट कर लेते हैं। तो सेम यही होता है, सोचो यार कार्बन के तो 4 हाथ है, और इनमें जो CC की बॉन्डिंग एनर्जी होती है बहुत ज़्यादा होती है, इनके तोड़ना बहुत कठिन होता है। तो गाइस इसमें कैटिनेशन की प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा होती है ना, सिलिकॉन से भी ज़्यादा होती है। बढ़ते हैं आगे फटाफट। क्वेश्चन नंबर 25 लास्ट क्वेश्चन गाइस करके जाना। तो गाइस एक एलिमेंट है, ठीक है, उसका मास नंबर 40 दे दिया गया है, उसमें 21 न्यूट्रॉन्स हैं। तो बताओ पीरियोडिक टेबल में किस ग्रुप में वो बिलोंग करेगा। इन केवल इतने डेटा को देख के आपको बताना है। तो गाइस देखो इसका करेक्ट आंसर मैं आपको दिखा देता हूँ, बहुत ईजी सवाल था, ग्रुप 1, कुछ नहीं करना था यार। प्रोटॉन निकालो, है ना, प्रोटॉन निकाल लो फटाफट। देखो पहली बात मास नंबर क्या होता है, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। अब देखो न्यूट्रॉन आपको दे दिया गया 21, प्रोटॉन निकाल लो, 40 माइनस 21 कर लो, क्या आ जाएगा 19 आ जाएगा। अब 19 को स्प्लिट कर दो इलेक्ट्रॉन्स में, तो 2 8 8 1, है ना, लास्ट में 1 आ रहा है, तो किस में जाएगा यार, सिंपल सी बात है, ग्रुप 1 में चला जाएगा, जिसके आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं, बस एज सिंपल एज दैट। तो यार बढ़ते हैं, ओह खत्म हो गया गाइस, फिर बीत गया 25 क्वेश्चन। सो गाइस आई होप आपको मज़ा आया होगा क्वेश्चन करते हुए। अगर आपको मेहनत पसंद आई हो गाइस तो ये सब कर देना, है ना। और इसी तरह का यार अभी फिजिक्स का भी लाना है और GS का भी क्वेश्चन लाना है साथ में यार। अब मैं कुछ नया करने वाला हूँ, है ना, कुछ नए स्टाइल से सोच रहा हूँ, तो वो भी मैं सोच आपके सामने रखूँगा ये कंप्लीट होने के बाद। और वरदान सीरीज आपको कैसी लग रही कमेंट करते जाना गाइस, मज़ा आ रहा हो तो कमेंट करते जाना, है ना। वीडियो से यार थोड़ा लेट वेट तो होता है, क्या करोगे यार, आसपास एनवायरनमेंट ही ऐसा है, चालू कर देते हैं सब मशीन, तो भाई ये चलता ही रहेगा अपना अपना, कोई फ़र्क नहीं पड़ता बगल में क्या है ना। तो अपना काम भी उसी हिसाब से शेड्यूल करना पड़ता है, अब क्या करोगे। तो जब भी खाली टाइम मिलता है, जब भी ऐसा रहता है ना, सही समय रहता है बनाने वाला, तो मैं वीडियो शूट कर लेता हूँ, क्योंकि अकेले ही काम करना है अभी ना, अभी ऐसा कोई बहुत बड़ी टीम तो है नहीं अपने साथ, तो बस मैं और आप हैं बस। तो गाइस मेहनत करते रहना, मिलता हूँ फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।